गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो चलिए आज हम स्टडी विद मयंक में आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। थर्ड चैप्टर कौन सा है पॉलिटिकल साइंस का? ट्वेल्थ क्लास का समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व के बारे में आज जानेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरा फेवरेट चैप्टर है और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। और ये फेवरेट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि इसमें आप अमेरिका के बारे में, उसके ऑपरेशनों के बारे में जानेंगे और खुद ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार अमेरिका ने अन्य विश्व पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की और एक ध्रुवीय व्यवस्था बनने की कोशिश की। तो चलिए आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे और आप साथ साथ इस वीडियो को देखते रहें और आपकी स्टडी वीडियो के दौरान भी ना रुके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं अमेरिकी विश्व के समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की जब मैं बात करूँगा तो सबसे पहले अगर कोई बात होगी अमेरिकी वर्चस्व में तो यहाँ पर आएगा परिचय, क्योंकि परिचय हर चैप्टर का जान लेना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा, क्योंकि अचानक से जब शीत युद्ध का खात्मा हुआ तो एक ही जहाँ दो प्रतिद्वंदी थे एक तो ख़त्म ही हो गया। जब एक ख़त्म हो गया तो अमेरिका प्रभुत्व में आया, और जब अमेरिका प्रभुत्व में आया तो इसे एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा गया। जब अमेरिका प्रभुत्व में आया तो ये एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा गया। अब पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिका की अगुवाई इराक तक के हमले तक सिलसिला एक ध्रुवीय विश्व का उभार, इस कथा में हम इसी घटनाक्रम का जिक्र करेंगे कि किस प्रकार अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बढ़ाया, उसके वर्चस्व की अवधारणाएं क्या थी, वर्चस्व के पीछे प्रकृति क्या थी उसकी, अमेरिकी वर्चस्व की राजनीति क्या थी, आर्थिक पहलू क्या थे, जांच परख करेंगे और फिर ये सोचेंगे कि क्या इस अमेरिका के वर्चस्व से निपटने का कोई उपाय है, क्या उपाय है कोई कि निपट सकते हैं, भारत ऐसा कोई उपाय बना सकता है या कोई नीतिगत संस्थाएं ऐसी जो इससे निपटने के लिए उपाय बना सकती हैं। तो उन सब चीज़ों पर क्या करेंगे हम धीरे धीरे क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आ जाइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे नई विश्व राजनीति से, नई विश्व की शुरुआत से। तो आ जाइए चलिए नई विश्व की शुरुआत। नई विश्व की शुरुआत हुई तो नया विश्व का शुरुआत क्या था? वही सोवियत संघ का विघटन अचानक से हो जाना, और हर कोई आश्चर्यचकित रह गया जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब दो महाशक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर, इसका विघटन हो गया। बची कौन? यूएसए बची। अब यूएसए ही सबसे ताकतवर थी। अब जब ताकतवर थी तो अब एक वजूद ना था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत से कहीं बड़ी। एक का वजूद ही खत्म हो गया और दूसरी बड़ी ताकत से बड़ी, और ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता था कि अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत 1991 से हुई। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तभी अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई 1991 से। आ जाइए इसे सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से समझने की कोशिश करेंगे, इसके वर्चस्व को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से समझने की कोशिश करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आ जाइए देखते हैं आगे। गायब हो गया, एक हद तक यह बात सही है, लेकिन इसके साथ दो बातें ध्यान रखना होगा। एक हद तक बात सही है लेकिन दो बातें ध्यान। पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व में कुछ पहलू का इतिहास 1901 तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और 1945 तक है। देखिए अमेरिकी वर्चस्व का मैं आपको बताता हूँ कैसे। 1945 ये क्यों कह रहे हैं? 1945 ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम छोड़े गए। और जब हिरोशिमा और नागासाकी पर, क्योंकि जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने दो बम गिराए थे। अब जब दो बम गिराए तो लोग मानते हैं कि यहीं से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि उसको टोकने वाला कोई नहीं था, ना उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगा उसके बाद ना कुछ हुआ। तो दूसरी बात है कि अमेरिका 1991 में वर्चस्वकारी ताकत में बर्ताव करना नहीं शुरू किया। दरअसल यह बात बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जा रही है। आइए हम इन प्रक्रिया को चर्चा करेंगे और अमेरिकी वर्चस्व से जुड़े गहरे
कुछ भी अध्याय हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए 1990 में हमारे की वर्चस्व देखने को मिलता है। 1990 में क्या हुआ, इराक ने कुवैत पर हमला कर लिया था। इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इराक ने कुवैत पर जब कब्जा किया ना, तो कब्जा किया और हमला कर दिया, मतलब और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिश नाकाम हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि अब कुवैत को हमें मुक्त कराना है तो हमें बल प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। उसने अनुमति दे दी, और जब जैसे ही उसने अनुमति दी तो शीत युद्ध के दौर ज़्यादातर मामले में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र ने लिहाजा शीत युद्ध के दौर में इसने चुप्पी सामने ली थी, लेकिन यहाँ चुप्पी नहीं सामने इसने यहाँ दिया, और नाटकीय फैसला था। लोग बोलते हैं कि नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई व्यवस्था की संज्ञा दी। इसे नई व्यवस्था 1990 में जो यूएनओ ने आदेश दिया कि भाई उस पर सैनिक कार्रवाई करो, इसे नाटकीय फैसला साबित किया। किसने साबित किया? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने। और यही नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इसे कहा कि अब नई विश्व व्यवस्था हम स्टार्ट करेंगे। तो अमेरिका ने 34 देशों के साथ मिलजुल कर 6,60,000 सैनिक वाली भारी भरकम फौज से इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और उसे परास्त भी किया। ऐसा नहीं है, इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और उसे परास्त भी किया। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध और इसे ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, तो इराक पर अमेरिका द्वारा हमला, जिसमें 34 देशों की मिलीजुली सेना के साथ उसने हमला किया था, जिसमें कुल 6,60,000 सैनिक थे, उसे ही प्रथम खाड़ी वॉर या इराक कहा जाता था। उस समय इराक में जो कमांडर थे ना, उनका नाम जो था वो था आपका सद्दाम हुसैन ने कहा कि देखिए आज आपने हमला तो कर दिया है, 34 देशों के साथ लेकर कर दिया, लेकिन इसमें 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। 75% सैनिक अमेरिका के थे, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा और 100 जंगों की एक जंग भी हो सकती है अमेरिका के लिए। 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, 100 जंगों की एक जंग साबित होगी अमेरिका के लिए। इसलिए अमेरिका इससे क्या रहे, वो इससे सूचित रहे, और ऐलान कर दिया। जब ऐलान किया उन्होंने तो कुछ खास थोड़ी हुआ। ऐलान करने के बाद क्या हुआ, ऐलान करने के बाद ये हुआ कि ऐलान करने के बाद हमारे पास हुआ क्या, ऐलान करने के बाद ये हुआ कि अब 75% सैनिक अमेरिका के थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराक सेना जल्दी हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। जो उन्होंने कहा उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इराकी सेना हार गई तो उन्हें पीछे आना पड़ा। और प्रथम खाड़ी युद्ध के बहुत बाद जाहिर हो गई कि बाकी देश की सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है, और उसके मुकाबले अन्य देश क्या हैं, पीछे हैं। ये प्रथम खाड़ी युद्ध से जारी हो गया, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में भी सबसे आगे निकल चुका था, और विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध को तथाकथित स्मार्ट बम्बों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षक ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दे दी। स्मार्ट बम्बों का जो प्रयोग किया, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, कितने पर्यवेक्षकों ने इसे क्या दे दिया, इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दे दी। और जब इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई, इस युद्ध में टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई और यह वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया। टीवी पर इसका कवरेज किया गया, जो हमला किया गया उसका टीवी पे कवरेज किया गया। जब टीवी पे इसका कवरेज हुआ तो जगह के दर्शक बैठकर बड़े इत्मीनान से देख रहे थे इराकी सेना किस तरह से धराशायी हुई थी। सब अपने घरों में बैठकर आराम से देख रहे थे किस प्रकार इराकी सेना धराशायी की। यह बात विश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग में खर्च की, उससे ज़्यादा रकम, बोला जाता है कि उससे ज़्यादा रकम उसने कमाई। किससे कमाई? उससे ज़्यादा रकम उसने कमाई। किनसे कमाई? उससे ज़्यादा रकम रिपोर्ट के अनुसार पता लगता है उससे ज़्यादा रकम